अमामी ओशिमा की कल्पना कीजिए, एक हरा भरा जापानी द्वीप जहां हरियाली और प्राकृतिक सुंदरता हर ओर फैली है। यहाँ के घने जंगल, पहाड़ और समुद्र तट इसे स्वर्ग जैसा बनाते हैं और स्थानीय लोग अपनी परंपराओं और शांत जीवन के लिए जाने जाते हैं। लेकिन इस खूबसूरती के नीचे छुपा था एक जानलेवा खतरा, जहरीला हाबू सांप, जो अमामी ओशिमा के लिए एक डरावना सच बन चुका था। ये सांप हर जगह थे, खेतों, रास्तों, यहाँ तक कि घरों के पास भी। लोग हर कदम फूंक फूंक कर रखते थे, क्योंकि रोजमर्रा की जिंदगी मौत के साथ एक लगातार जुआ बन गई थी। 1970 के दशक में हर महीने लगभग 100 लोगों को हाबू सांप काटता था। कई बार ये काटने की घटनाएं बच्चों और बुजुर्गों के साथ भी होती थीं, जिससे डर और भी गहरा जाता था। जहर इतना तेज था कि कई बार पीड़ितों को समय पर इलाज नहीं मिल पाता था। मेडिकल हेल्प अक्सर बहुत दूर थी और परिवारों को अपनों की जान बचाने के लिए संघर्ष करना पड़ता था। एंटीवेनम मौजूद था, लेकिन उसे ठंडा रखने की जरूरत थी, जो ग्रामीण इलाकों में अविश्वसनीय बिजली के साथ लगभग असंभव था। कई बार दवा समय पर नहीं पहुंच पाती थी, जिससे हालात और बिगड़ जाते थे। डर इतना ज्यादा था कि कई किसानों ने अपनी जमीन छोड़ दी, खेत वीरान हो गए और गांवों में सन्नाटा छा गया। लोग अपने घर बार छोड़ने को मजबूर हो गए। द्वीप की अर्थव्यवस्था और भावना को गहरा नुकसान हुआ। दुकानें बंद हो गईं, स्कूल खाली हो गए और लोग लगातार खतरे से भागने लगे। हाबू संकट सिर्फ एक परेशानी नहीं थी, यह पूरे समुदाय को तबाह कर रहा था। लोगों के जीवन, सपनों और भविष्य को निगल रहा था। कुछ करना जरूरी था और समय बहुत कम था। गांव के नेता और स्थानीय लोग मिलकर समाधान की तलाश में जुट गए। इसी माहौल में एक कठोर और साहसी समाधान के लिए मंच तैयार हुआ। एक ऐसा कदम जिसने अमामी ओशिमा के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। हताश होकर जापानी सरकार ने एक प्राकृतिक समाधान खोजा, हाबू को कंट्रोल करने के लिए एक शिकारी को पेश करना। उस समय हाबू सांपों का आतंक इतना बढ़ गया था कि लोग रात में बाहर निकलने से डरते थे। खेतों में काम करना, बच्चों का स्कूल जाना, यहाँ तक कि सामान्य जीवन भी मुश्किल हो गया था। सरकार पर दबाव था कि वह कोई स्थायी हल निकाले। कई वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों के बीच लंबी बहस के बाद उन्होंने नेवले को चुना, जो भारत में सांपों को मारने के लिए प्रसिद्ध था और जहर के प्रति प्रतिरोधी था। नेवले की चुस्ती और बहादुरी की कहानियां दूर दूर तक फैली थी। 30 नेवले दक्षिण एशिया से आयात किए गए और 1980 के दशक में अमामी ओशिमा पर छोड़े गए। यह एक ऐतिहासिक पल था। हर कोई देखना चाहता था कि क्या यह प्रयोग सफल होगा। उम्मीदें और उत्सुकता दोनों चरम पर थीं। योजना थी कि नेवला हाबू का शिकार करेगा और शायद चूहों को भी कंट्रोल करेगा। वैज्ञानिकों को भरोसा था कि नेवला द्वीप के इकोसिस्टम में संतुलन ला सकता है। द्वीपवासियों ने सुरक्षा और सामान्य जीवन में वापसी का सपना देखा। वे फिर से अपने घरों और खेतों में बिना डर के रहना चाहते थे। लेकिन यह साहसिक प्रयोग उम्मीद पर आधारित था, समझ पर नहीं। कई वैज्ञानिकों को संदेह था कि क्या यह तरीका वाकई कारगर होगा। सरकार का मानना था कि अगर सही धक्का दिया जाए तो प्रकृति खुद को ठीक कर सकती है। उन्होंने सोचा, नेवला प्राकृतिक रूप से हाबू की संख्या घटा देगा। लोग इंतजार कर रहे थे, उम्मीद कर रहे थे कि उनका बुरा सपना खत्म हो जाएगा। हर कोई राहत की सांस लेना चाहता था, लेकिन असली बुरा सपना तो अभी शुरू हो रहा था। इस फैसले के दूरगामी परिणाम किसी ने नहीं सोचे थे। योजना एक आसान कारण से फेल हो गई, टाइमिंग। हाबू सांप निशाचर होते हैं, रात में शिकार करते हैं। नेवले दिनचर होते हैं, दिन में एक्टिव रहते हैं। वे शायद ही कभी एक दूसरे के रास्ते में आते थे, इसलिए नेवले ने हाबू का शायद ही कभी शिकार किया हो। इसके बजाय नेवले की आबादी बढ़ गई। उन्हें दूसरी जगहों पर ढेर सारा आसान खाना मिल गया। 30 से उनकी संख्या कुछ ही दशकों में हजारों में पहुंच गई। हाबू की समस्या बनी रही, लेकिन अब द्वीप को एक नए संकट का सामना करना पड़ा। एक हमलावर शिकारी जो बेकाबू हो गया था। समाधान एक आपदा बन गया था। इकोसिस्टम को अब कीमत चुकानी पड़ेगी। अमामी ओशिमा पहले से कहीं ज्यादा मुसीबत में था। नेवले बिना रोक टोक के अपनी भूख द्वीप के अनोखे वन्य जीवन की ओर मोड़ दी।
उन्होंने दुर्लभ अमामी खरगोश का शिकार किया और पक्षियों के घोंसले पर छापा मारा, जिससे स्वदेशी प्रजातियां विलुप्ति की ओर धकेल दी गईं। फसलें भी सुरक्षित नहीं थीं। किसान अब एक नए कीट से लड़ रहे थे। लगभग 15 स्वदेशी प्रजातियों को नुकसान हुआ क्योंकि इकोसिस्टम बिखर गया। सरकार को बहुत देर से एहसास हुआ, नेवला हाबू से कहीं ज्यादा बड़ा खतरा था। अमामी ओशिमा का प्राकृतिक संतुलन बिगड़ रहा था। प्रकृति को कंट्रोल करने की कोशिश बुरी तरह विफल रही थी। जो बचा था उसे बचाने के लिए तुरंत कार्रवाई की जरूरत थी। 2000 तक सरकार ने हमलावरों को खत्म करने के लिए मोगूस मुक्त ऑपरेशन शुरू किया। विशेषज्ञों की टीमों ने पूरे द्वीप में नेवलों का शिकार करने के लिए कैमरे, जाल और यहां तक कि विशेष रूप से प्रशिक्षित कुत्तों का उपयोग किया। अन्य वन्य जीवों को नुकसान पहुंचाने से बचने के लिए जहरीले चारे का सावधानी से इस्तेमाल किया। यह एक अथक, सालों लंबा प्रयास था। ट्रैप्सों की जांच करना, गतिविधियों को ट्रैक करना और कभी हार न मानना। मिशन थका देने वाला था, लेकिन दांव स्पष्ट थे। अमामी ओशिमा की अनोखी जैव विविधता को बहाल करना। धीरे धीरे नेवलों की संख्या कम होती गई। यह ऑपरेशन पिछली गलतियों को सुधारने के दृढ़ संकल्प का प्रतीक बन गया। द्वीप के भविष्य के लिए लड़ाई जारी थी। जबकि नेवले को खत्म किया जा रहा था, मूल हाबू खतरा आखिरकार हल हो गया। लोगों द्वारा, शिकारियों द्वारा नहीं। स्थानीय लोगों ने घरों और खेतों के आसपास प्रभावी सांप के जाल लगाए और आबादी को नियंत्रित किया। चिकित्सा प्रगति ने स्थिर एंटीवेनम और बेहतर बुनियादी ढांचा लाया, जिससे उपचार तेज और सुलभ हो गया। घातक काटना एक प्रबंधनीय जोखिम बन गया। 2018 तक अमामी ओशिमा को नेवला मुक्त घोषित कर दिया गया। 40,000 से ज्यादा पकड़े गए या मारे गए। द्वीपवासियों ने लचीलेपन और नवाचार के माध्यम से अपना घर वापस पा लिया था। यह दोहरी जीत मानवीय समस्या समाधान का प्रमाण थी, न कि पारिस्थितिक शॉर्टकट का। संकट का लंबा अध्याय आखिरकार बंद हो रहा था। अमामी ओशिमा की कहानी पारिस्थितिक विनम्रता का एक शक्तिशाली सबक है। यह द्वीप न केवल अपनी सुंदरता के लिए, बल्कि अपने नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र के लिए भी जाना जाता है, जहां हर जीव और पौधा एक दूसरे से गहराई से जुड़ा हुआ है। अच्छे इरादों से आपदा आई जब इंसानों ने प्रकृति को समझे बिना उसे ठीक करने की कोशिश की। उन्होंने सोचा कि वे मदद कर रहे हैं, लेकिन अनजाने में उन्होंने संतुलन को बिगाड़ दिया। इकोसिस्टम जटिल ट्रैप से है। एक नई प्रजाति को पेश करने से अराजकता फैल सकती है। हर प्रजाति की अपनी भूमिका होती है और एक छोटी सी गड़बड़ी भी पूरे तंत्र को हिला सकती है। निशान बाकी है। कुछ स्वदेशी प्रजातियां अभी भी ठीक होने के लिए संघर्ष कर रही हैं। कई जानवरों की आबादी घट गई और कुछ विलुप्ति के कगार पर पहुंच गए। पारिस्थितिक क्षति को ठीक करना उसे पैदा करने से कहीं ज्यादा मुश्किल है। पुनर्स्थापना में वर्षों, कभी कभी दशकों लग जाते हैं और फिर भी सब कुछ पहले जैसा नहीं हो पाता। असली समाधान सावधानी पूर्वक सूचित कार्रवाई से आया, न कि त्वरित समाधानों से। वैज्ञानिकों और स्थानीय लोगों ने मिलकर गहराई से अध्ययन किया ताकि भविष्य में ऐसी गलतियां न दोहराई जाएं। जैसे जैसे हम नई पर्यावरणीय चुनौतियों का सामना करते हैं, ये कहानी प्रकृति के संतुलन के लिए सावधानी और सम्मान का आग्रह करती है। हमें हर कदम सोच समझकर उठाना चाहिए, क्योंकि प्रकृति की जटिलता हमारी कल्पना से कहीं अधिक है। हमें अपने ग्रह के भविष्य के साथ जुआरी नहीं, बल्कि संरक्षक होना चाहिए। जब हम मिलकर काम करते हैं, तो हम न केवल नुकसान की भरपाई कर सकते हैं, बल्कि एक बेहतर भविष्य भी बना सकते हैं। प्रकृति के साथ काम करें, उसके खिलाफ नहीं। यही सच्ची समझदारी और जिम्मेदारी है। धन्यवाद।